आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम पहली बार एक बहुत ही टैलेंटेड हॉरर स्टोरी टेलर एक्सप्लोरर विधु जी के साथ कोलैब कर रहे हैं। तो पहली स्टोरी मेरी होगी, फिर विधु जी की स्टोरी और आखिर में और एक मेरी स्टोरी और ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। विधु जी के चैनल को और उनके काम को भी देखिए, उसे सराहिए और उन्हें भी उतना ही प्यार दीजिए जितना कि आप सभी मुझे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी। मेरा नाम केविन है और ये मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना है। भले ही ये घटना इतनी ज़्यादा डरावनी आपको ना लगे, पर जब ये मेरे साथ हुई थी तब उस जगह, उस मोमेंट में मेरी जो हालत हुई थी उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मैं अपने आप को और अपने दोस्त पीटर को सेफ रखने के लिए आपको इस जगह और हमारे लोकेशन के बारे में कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता, और इसका कारण भी आपको कहानी में आगे समझ आ जाएगा। साल था 1995 और इस वक्त मैं एक टीनेजर था, लगभग 17-18 साल का। मैं और मेरा दोस्त पीटर अपने क्लासेस ख़त्म करके ये डिसाइड करते हैं कि हम स्मोक करेंगे। जी हाँ, कहने में तो शर्म आती है, मगर उस वक्त मुझे स्मोक करने की बहुत बुरी आदत थी। पर हाँ, शुक्र है ऊपर वाले का कि अब यह आदत मेरी चली गई है। क्लास ख़त्म होता है और इस वक्त शाम का समय था, मतलब समझ लीजिए कुछ ही घंटों में अंधेरा होने वाला था। मैं और पीटर डिसाइड करते हैं कि हम स्मोक करने के लिए जंगल के अंदर जाएंगे। मैं आपको बता दूँ, हम लोग एक माउंटेन के एक छोटे से टाउन में रहते थे, और क्योंकि ये टाउन छोटा था तो यहाँ के सभी लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, इसीलिए कहीं बाहर स्मोक वगैरह करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो हमने जंगल में जाने का तय किया। मैं और पीटर साइकिल को उठा के सीधा जंगल के अंदर वाले रास्ते में चले जाते हैं। हम हमेशा ही एक निर्धारित जगह पे बैठ के स्मोक किया करते थे और हम वहाँ पहुँचे। हम पहुँचते ही देखते हैं कि वहाँ पे कुछ हलचल हो रही है और लोगों की बात करने की आवाज़ भी आ रही है। हम इस वक्त पेड़ों के पिछले हिस्से में थे, तो हमें वहाँ कौन है ये दिखाई नहीं दिया, और उन्हें भी इस बात की भनक नहीं हुई कि यहाँ और कोई भी आया है। पीटर ने मुझे बिल्कुल शांत रहने के लिए कहा और हम दोनों ने अपनी साइकिल्स रोक ली। अब पीटर ने मुझे इशारे से कहा कि वो आगे जाकर देखेगा कि वहाँ कौन बैठा हुआ है या फिर कौन लोग हैं। मैं चुपचाप एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और हम दोनों के साइकिल्स पे ध्यान रखने का ये मेरा काम था। कुछ देर बाद पीटर आता है और मुझे इशारे से कहता है कि यहाँ से चलो। हम साइकिल्स को पहले कुछ देर पैदल चला के ले जाते हैं और फिर हम जंगल में अंदर की तरफ जाने लगे। मैंने पीटर से पूछा कि वहाँ कौन था। इसका जवाब देते हुए वो कहता है अंदर उसका भाई जैक और उसके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, और वो भी वहाँ पे स्मोक कर रहे हैं। क्योंकि ये पीटर का बड़ा भाई था तो हम वहाँ नहीं रुक सकते थे। टाउन के लड़कों में ये जगह बहुत फेमस थी और आमतौर से सारे लड़के ही यहाँ स्मोक या ड्रिंक वगैरह करने आया करते हैं। अब सच कहूँ तो मुझे लगता कि हमारा प्लान चौपट हो चुका है, लेकिन पीटर बोला हम अंदर कहीं चले जाएंगे। उसने कहा कि जंगल में और भी बहुत सारी जगह होंगी जहाँ पे हम बैठ के आराम से थोड़ा समय बिता सकते हैं। मुझे इस बात पे थोड़ा तो डर लगा क्योंकि जंगल के इतने अंदर तो हम कभी आए नहीं थे। पर ठीक है, अब हमारा प्लान बन तो चुका था और हम उसे ज़ाया नहीं करने देना चाहते थे। हम दोनों थोड़ी देर अपनी साइकिल चलाते हैं और एक खुली जगह पे पहुंचे। यहाँ हमें शांति सी महसूस हुई और अपनी साइकिल्स को रोक के हम उस स्पॉट पे पहुंचने लगे। यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ था, बहुत बड़ा, और हमने सोचा कि हम उस पेड़ के नीचे ही जाके बैठेंगे। चलते हुए पीटर ने सिगरेट्स निकाली और एक मेरे हाथ में थमा दी। अब हम पेड़ के पास पहुंच चुके थे। हम बैठ जाते हैं और धीरे धीरे हम नशे के सुरूर में चढ़ने लगे कि तभी मुझे पेड़ के ऊपर कुछ हलचल होते हुए सुनाई देती है। मैं समझा नहीं ये हलचल कैसी थी। मतलब यहाँ इतने सामने की तरफ आमतौर से बंदर वगैरह तो होते नहीं है, और अब जानते हैं कि बंदर को भी और कोई अनजान चीज़ यानी हम अगर आ जाते हैं तो
तो कॉलिंग जरूर करेंगे एज अ चेतावनी दूसरे बंदरों को। अब क्योंकि जंगल के आसपास हम बड़े हुए तो इतनी बेसिक चीजें तो हमें अच्छे से पता थी। बहरहाल मैंने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तभी पीटर अचानक खड़ा हो जाता है। उसने मुझे कहा कि केविन, मजाक मत कर। मुझे यह सुन के थोड़ा अजीब लगा क्योंकि हम अपने करियर के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें मजाक की क्या बात है, बल्कि ये तो काफी सीरियस बातें हो रही थी हमारे बीच। मैंने कहा, क्या हुआ पीटर, इसमें मजाक क्या है? वो गुस्से से मुझे देखता है और बोला कि मेरे सर पे क्यों मारा। अब मैं आपको बता दूं कि हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे की तरफ चेहरा करके आमने सामने बैठे हुए थे, तो अगर मैं उसे मारता हूं या मारने जाता हूं सर पे तो उसे दिखाई तो जरूर देगा। और तो और मैं उससे कुछ 5-6 कदम के फासले पर भी बैठा हुआ था। मैंने उसे कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया है भाई, और ये कहते हुए अपनी बातें कंटिन्यू करने लगे। तभी मुझे पीटर के पीछे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। ये चीज वैसे मेरे सामने हमेशा ही थी, मगर आप कह सकते हैं कि मैंने इस पे अभी तक ध्यान नहीं दिया था। पीटर को मैंने कहा कि उसके पीछे ये पेड़ पे क्या है। वो पीछे मुड़ता है और हम दोनों वहां जाके देखते हैं। वहां पेड़ पे एक बड़ी सी कील गड़ी हुई थी। ये दिख तो कील ही रही थी, मगर इतनी बड़ी कील कहां होती है? शायद किसी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, यानी जहां बड़े बड़े ब्रिजेस वगैरह बनाए जाते हैं वहीं पे हो सकती है, और कहां होगी। हम ये सोच में पड़ गए, कोई पेड़ के अंदर क्यों कील को गाड़ेगा? मीन्स ऑनेस्टली इसका मकसद क्या हो सकता है? थोड़ा और ध्यान देने पे हमने देखा कि पेड़ से तो कुछ लिक्विड टाइप का भी निकल रहा था। मैंने पीटर से कहा कि ये क्या निकल रहा है पेड़ से, और उसने तुरंत उस पे हाथ लगाया और चिल्लाते हुए पीछे आके मुझसे टकरा गया। मैं हंसते हुए पर थोड़ा शॉक में उसे पूछने लगा कि क्या हुआ है। उसने मुझे उसका हाथ दिखाया। जी हां, उसका हाथ देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका हाथ बिल्कुल लाल था, उसके हाथ पे खून लगा हुआ था। ये तो बहुत ही अजीब बात थी कि उसके हाथ में खून कैसे लगा। हम वापस अपने आप को संभालते हैं और उस पेड़ की तरफ गए। जैसे मैंने कहा कि शाम का वक्त हो चला था और अब यहां सूरज की रोशनी बहुत कम आ रही थी। हमारे पास टॉर्च की लाइट्स भी थी और हमने उसे जला के पेड़ पे मारा। हम देखते हैं पेड़ से असली में खून रिस रहा है। ये कैसे हो सकता है? पेड़ तो पेड़ है और इससे खून रिसना तो नामुमकिन है। और तभी हमें पेड़ पे अलग अलग निशान बने हुए दिखाई दिए। ये बहुत ही अजीब से निशान थे। ये ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पे शायद कोई किसी तरह के रिचुअल्स करता होगा। यहाँ एक पेंटागन टाइप का कुछ निशान बना हुआ था। ये सब देख के अब हम थोड़ा घबरा जाते हैं और हम फिर से पेड़ के ऊपर से हमें कुछ दिखाई दिया और कुछ हलचल सुनाई दी। ये ऐसा था जैसे कि ये कोई बहुत बड़ी सी चीज हो जो पेड़ पे चल रही है। अब क्योंकि पेड़ इतना बड़ा और डालें इतनी मजबूत थी कि वो हो सकता है किसी भी भारी चीज का वजन उठा सकती है। पीटर ने अपनी सिगरेट तुरंत वहां फेंकी और मुझे कहा कि यहां से निकलते हैं अभी के अभी। हम दोनों भाग के अपनी साइकिल के पास पहुंचे और चल के निकलने लगे कि तभी हमें कुछ दिखाई देता है। जंगल में सामने की तरफ से कुछ लोग आ रहे थे, लगभग 3 या 4 लोग, और ये सभी सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे ढके हुए। हम दोनों एक जगह पे साइकिल को रोक लेते हैं और पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। हम दोनों ने ये तय किया कि इनके जाने तक हम इंतजार करेंगे और फिर तेजी से साइकिल लेके निकल जाएंगे। ये लोग एकदम हमारे सामने से गुजरते हैं, मगर शुक्र है घनी झाड़ियां होने के कारण ये हमें देख नहीं सके। इनके जाते ही हम सीधा साइकिल लेके वहां से निकल पड़ते हैं और आखिरकार टाउन में पहुंच गए। हम बहुत ही घबराए हुए थे, लेकिन ये बात हम करते तो करते किससे? हम क्या बताते कि हम जंगल में क्यों गए थे और वहां क्या हो रहा है? एक पेड़ है
जिससे खून निकलता है, इन सब बातों ने हमें 2 दिनों तक परेशान रखा। और फिर तीसरे दिन हमने तय किया कि ये बात हम अपने बड़े भाई यानी पीटर के बड़े भाई को बताएंगे। हम दोनों ही जैक के पास गए और उससे हमने खुल के पूरी बात बताई। जैक ने हमें डांटते हुए कहा कि आज के बाद हम वहां कभी न जाए, और ये कि वहां पे एक तरह का सैटेनिक ग्रुप आता है रिचुअल्स करने के लिए। उसने कहा कि वो लोग कभी भी जंगल के इतने अंदर नहीं जाते हैं, और ये कि हम बहुत खुशनसीब है जो हम बच गए। जैक बोलता है उसे इससे ज्यादा तो कुछ सच में नहीं पता है, और हमें या किसी को भी उस जगह पर जाना नहीं चाहिए। सबसे अजीब बात मुझे ये लगी कि वो लोग है कौन। इस जंगल के पास तो ये बस एक ही टाउन है, तो क्या फिर वो हमारे ही टाउन के कोई लोग हैं? मुझे इस बात का पता तो कभी नहीं चला, पर हाँ, इसके 15 साल बाद मैं एक बार फिर से किसी कामवश वहां गया था, और तब भी वहां वो सैटेनिक निशान बने हुए थे। वो लोग आज भी वहां जाते हैं। पता नहीं वो लोग वहां करते क्या है, पर हाँ, कुछ चीजों का पता ना चलना ही हमारे लिए कभी कभी अच्छा होता है। हेलो एवरीवन एंड थैंक यू स्वप्निल मुझे इस कॉल अप के लिए इनवाइट करने के लिए। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेके आई हूँ ये एक रियल इंसिडेंट है जो कि ब्रिटेन के एक गांव में घटित हुआ था। आप चाहें तो इसके बारे में गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। तो ये किस्सा है पॉन्टेफ्रैक्ट नाम के ब्रिटेन के एक गांव का, जो कि पहली बार अगस्त 1966 में घटा था। तब तक लोग इस गांव के बारे में सिर्फ इतना ही जानते थे कि ये एक बहुत ही पुराना गांव है। किचन में अपने और दादी सारा के लिए चाय बनाकर 15 साल का फिलिप दादी के कमरे में पहुंचा, तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी दादी के चारों ओर भूरे और सफेद रंग की धुंध के बादल मंडरा रहे थे। धुंध के बादल, वो भी कमरे में, पर कैसे? बाहर तो तेज धूप निकली हुई थी। हैरान परेशान फिलिप ने डरते हुए दादी को आवाज दी, दादी। फिलिप की आवाज सुनकर दादी ने अपना सर ऊपर किया, तो अपने आसपास तैरते हुए धुंध के उन बादलों को देखकर वो एकदम से घबरा गई। दादी अपनी कुर्सी से उठकर फिलिप की ओर दौड़ गई, पर जैसे जैसे दादी आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ही वो बादल भी उनके साथ साथ बड़े चले जा रहे थे। जैसे ही दादी कमरे के बाहर पहुंची, सब कुछ शांत हो गया और वो बादल भी अचानक से न जाने कहां गायब हो गए। दादी और फिलिप डर और आश्चर्य के भाव लिए एक दूसरे को देखते हुए जब इधर उधर घर में देखने लगे तो उन्हें एक और झटका लगा। ये क्या था? घर में हर एक चीज पर एक सफेद पाउडर जैसा कुछ जमा हुआ था, यहाँ तक कि उसके हाथ में पकड़े हुए कॉफी के मग्स में भी। दोनों में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। फिलिप ने घबरा कर मग्स को एक और रखा और अपनी बुआ को आवाज देने लगा, बुआ, बुआ, प्लीज बाहर आइए, बुआ, जल्दी बाहर आइए। जब बुआ अपने कमरे के बाहर आई तो वो भी घर के हालात देखकर हैरान रह गई। तीनों बुत बने एक दूसरे को तो कभी घर को देख रहे थे। बुआ ने सन्नाटे को तोड़ते हुए फिलिप से कहा कि उसके साथ किचन में चलकर साफ सफाई का सामान लाए और घर साफ करने में उसकी मदद करे। फिलिप और बुआ जब किचन में पहुंचे तो वहां का नजारा तो और भी हैरान कर देने वाला था। किचन में पानी भरा हुआ था जो कि दीवारों से रिसकर आ रहा था। हैरानी की बात तो ये थी कि पानी सभी दीवारों से आ रहा था, जबकि ना तो वहां कोई नल था, ना ही कोई पानी के पाइप ही उन दीवारों से होकर जाते थे। फिलिप की बुआ ने प्लम्बर को बुलाया। उसने पूरे घर को चेक कर लिया था, पर उसे कहीं कोई लीकेज या गड़बड़ नहीं मिली, पर पानी था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शाम का समय हुआ।
फिलिप और उसकी दादी रोज की तरह साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी अचानक से फिर से घर में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। किचन से शोर आ रहा था। जब फिलिप ने किचन में जाकर देखा तो राशन डब्बों के बाहर फैला हुआ था। अभी वो अपनी फटी आंखों से ये सब देख ही रहा था, तभी वहां रखे कुछ पैकेट्स अपने आप से खुलकर फैल गए। फिलिप अब तक बहुत ज्यादा डर चुका था। वो हिलने की या अपनी बुआ या दादी में से किसी को आवाज तक लगाने की हालत में नहीं था। तभी घर के अंदर से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। घर के सभी लोग उस तरफ भागे, इधर उधर देखने लगे, पर कहीं कुछ भी टूटा फूटा नहीं था। तभी फिलिप ने चीखते हुए एक तरफ इशारा किया। सबने देखा कि सीढ़ियों पर रखा हुआ गमला खाली था और उसका पौधा मिट्टी के साथ हवा में उड़ रहा था। ये देखकर बुआ डर के मारे चीखने लगी। अचानक हॉल के सभी बल्ब जलने बुझने लगे। ये सब कुछ देर शाम तक चलता रहा। ये लोग जब कमरे में सोने के लिए गए तो वहां की अलमारी जोर जोर से हिलने लगी और उसका सारा सामान एक धड़ाम की आवाज के साथ बाहर आ गिरा। अब तक सब बहुत ज्यादा डर चुके थे और आधी रात होने को थी। तब बुआ ने पॉन्टिफैक्ट में रहने वाले एक भूत प्रेतों के जानकार ऑलिवर डोनाल्ड को अपने घर बुलाया। जब डोनाल्ड घर आए तो सब कुछ अपने आप शांत हो गया। डोनाल्ड ने पूरा घर देखा, पर उनको कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने घर के लोगों से कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, शायद आप लोगों को कोई वहम हुआ है। अगर यहाँ कुछ होता तो नजर तो आता, कोई घटना तो होती, जैसे ये जो सामने फोटो रखा है वो फट जाता, या ये जो फ्रेम है वो गिर जाता, कुछ तो होता। अभी डोनाल्ड इतना बोले ही थे कि सामने रखी हुई वही फोटो जिसकी तरफ डोनाल्ड ने इशारा किया था अपने आप दीवार से नीचे गिर पड़ी और बीच से ऐसे फट गई जैसे किसी ने उसको ब्लेड से काटा हो। ये देखते ही डोनाल्ड वहां से निकल भागे, ये बोलकर कि ये मामला उनके बस का नहीं है। अगले दिन फिलिप के मम्मी पापा और बहन जो कुछ काम से शहर के बाहर गए हुए थे लौटे। तब तीनों ने उन्हें घर में हुई सारी घटनाओं के बारे में बताया, पर एज यूजुअल उन लोगों को बुआ, दादी और फिलिप की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। होता भी कैसे? मम्मी पापा के लौटने के बाद से घर में कुछ पैरानॉर्मल घटा ही नहीं और ये शांति अगले 2 साल तक बनी रही। 1968 में एक बार फिर से यही सब दोबारा शुरू हो गया। साल अलग था पर महीना वही था, अगस्त का। सबसे पहले फिलिप और डायना के कमरे का सारा सामान नीचे आ गया और इसी के साथ घर के सारे गमले एक साथ किसी बम की तरह फट गए। इसके बाद तो पूरे घर का सामान ऐसा लग रहा था जैसे अपनी जगह से अपने आप ही नीचे गिर रहा हो। तभी डायना के कमरे की खिड़की उखड़कर बाहर जा गिरी और उसका हेयर ब्रश उड़कर उसकी नाक तक आया और हवा में वहीं रुक गया। ये देखकर डायना डर के मारे बुरी तरह से चिल्लाने लगी। अजीब बात तो ये थी कि ये सारी पैरानॉर्मल घटनाएं तभी हुई जब डायना आसपास थी। ऐसा लगता था जैसे कि वो जो भी एंटिटी थी उसे डायना को परेशान करना पसंद था। घर के सभी इलेक्ट्रिक स्विचेस अपने आप बंद चालू होते रहते थे। इनसे बचने के लिए सभी को टेप लगाकर ऑन ही रखने का सोचा तो रात को सभी स्विचेस के टेप अपने आप गायब हो गए। इन सब घटनाओं से परेशान होकर परिवार ने एक पादरी को चर्च से भूत भगाने के लिए बुलाया। तो चर्च ने रेव डेवी नाम के एक पादरी को इस काम के लिए भेजा। जब रेव इस घर में आए तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि इस परिवार के लोग सच बोल रहे हैं। तभी एक कमरे से ऐसी आवाज आई जैसे कोई भारी सामान गिर गया हो। जब सब ने उस कमरे में जाकर देखा तो सारी क्रॉकरी जमीन पर बिखरी पड़ी थी, पर आश्चर्य की बात ये थी कि उनमें से कोई भी जरा सी भी टूटी नहीं थी, जबकि वो सारी बेहद नाजुक पोर्सलिन की बनी हुई थी। ये सब देखकर रैब इतना ज्यादा डर गए कि भूत की जगह खुद ही भाग खड़े हुए। इसके बाद तो उस भूत को जैसे गुस्सा ही आ गया। उसने घर के लोगों को और भी ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। रात को जब डायना सो रही थी तब पूरे घर की बिजली गायब हो गई और कमरे में रखी हुई सिलाई मशीन अपने स्टैंड के साथ उड़कर डायना के ऊपर आ गई। हैरानी की बात तो ये थी कि मशीन डायना के ऊपर फेंकी नहीं गई थी, बल्कि वो मशीन डायना के ऊपर संभाल कर रख दी गई थी।
घर वाले ये देखकर घबरा गए और उन्होंने उस मशीन को डायना के ऊपर से हटाने की कोशिश की, पर उन सभी से वो मशीन हिली तक नहीं। अमेजिंग बात तो ये थी कि डायना को उस मशीन का वजन महसूस ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर के बाद वो मशीन खुद ही डायना के ऊपर से हटकर दूर जा गिरी। सन 1968 में इस घर में होने वाली भूतिया घटनाओं पर आर्टिकल कई न्यूज़पेपर में छपे। ये घर न सिर्फ यॉर्कशायर में बल्कि पूरे ब्रिटेन में फेमस हो गया। लोग भूत की प्रेत लीला को देखने के लिए पूरे ब्रिटेन से वहां आने लगे थे और उस भूत को मिस्टर नोबडी कहने लगे थे। एक बार सर्दियों में डायना की बड़ी बुआ घर में आई हुई थी। उनको भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था और वो आग के पास बैठी सभी को उल्टा सीधा सुनाया जा रही थी। तभी बिजली चली गई। कमरे में सिर्फ आग की रोशनी थी, जिसमें सबने देखा कि बुआ के पीछे रखा हुआ फ्रिज अपने आप खुला और उसमें से दूध का जग उड़ता हुआ आकर बुआ के सर पर खाली हो गया। बुआ को समझ पाती उससे पहले उनके हाथों में पहने हुए दस्ताने गायब हो गए। बुआ बहुत डर गई और सीधा अपने कमरे में चली गई। जब बुआ कपड़े बदलकर सोने जा रही थी, तब न जाने कहां से उनके वही दस्ताने हवा में तैरते हुए उनके सामने आ गए। डर के मारे बुआ ने धार्मिक गीत गाना शुरू कर दिया तो दोनों दस्ताने ऐसे हिलने लगे जैसे संगीतकार बैंड को निर्देश देते हुए हिलाते हैं। बुआ जी उसी रात को घर से भाग निकली। इसके बाद परिवार के लोगों ने पास के चर्च से होली वाटर लेकर पूरे घर में छिड़का और प्रार्थनाएं की ताकि वो भूत घर से चला जाए। पर तभी पूरे घर की छत से पानी टपकने लगा, जैसे वो भूत इन लोगों का मजाक बना रहा हो कि तुम्हारे इस होली वाटर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। ये सब उस घर में सन 1966 से 1969 तक चला और इस पूरे समय में उस घर के चारों ओर एक अजीब सी हल्की रोशनी रहती थी जो प्राकृतिक बिल्कुल नहीं थी और इस बात को पड़ोसियों ने भी नोटिस किया था। अप्रैल 1969 का समय था और अब तक तो इस घर में एक परछाई दिखाई देने लगी थी। एक रात को जब डायना के मम्मी पापा अपने कमरे में सो रहे थे, तभी एक जोर की आवाज के साथ उनके कमरे का दरवाजा खुल गया और बाहर से आती रोशनी में उन दोनों ने एक लंबी सी काली छाया को दरवाजे के बीच में खड़ा हुआ देखा, जिसके सर पर एक लंबी नुकीली सी टोपी थी। घबराकर जैसे ही उन लोगों ने लाइट जलाई तो वो परछाई वहां से गायब हो गई। मई के महीने में डायना की मम्मी ने रसोई में लंबा काला चोगा पहने एक पादरी को देखा जो उनके पीछे खड़ा हुआ था और वो उनके देखते ही देखते गायब हो गया। कुछ दिन बाद ही डायना किचन में कॉफी बना रही थी और उसकी मम्मी भी पास ही कुछ काम कर रही थी कि तभी बिजली चली गई। डायना की मम्मी जब मोमबत्ती जलाने गई तो डायना की चीख उन्हें सुनाई दी। घर के सभी लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे और जो भी उन सब ने देखा उनका खून जमा देने के लिए काफी था। डायना सीढ़ियों पर पड़ी थी और कोई उसे स्वेटर से पकड़कर खींचता हुआ ऊपर ले जा रहा था। सभी उसे बचाने के लिए दौड़े। जैसे ही उन सब ने डायना को हाथ लगाया, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने एक साथ सभी को धक्का दे दिया हो। डायना के साथ सभी लुढ़कते हुए नीचे आ गिरे। जब उन लोगों ने डायना को देखा तो उसके गले और शरीर पर रहस्यमय उंगलियों के निशान थे। मई के आखिरी हफ्ते में वो पादरी आखिरी बार दिखाई दिया जब फिलिप और डायना रात के समय टीवी देख रहे थे। तब वो पादरी अचानक उनके सामने न जाने कहां से आ गया और उन दोनों के देखते ही देखते किचन में जाकर फर्श में समा गया। इस समय पूरे घर में लहसुन की गांठें टांगने का काम चल रहा था। अब चाहे तो ये मान सकते हैं कि लहसुन ने उस पादरी के भूत को भगा दिया या शायद वो अपने आप ही उन्हें छोड़कर चला गया, पता नहीं। पर उस रात के बाद वो फिर कभी किसी को नजर नहीं आया। कई शोधकर्ताओं ने इस घटना की और उस जगह की जानकारियां जुटाने की कोशिश की और जो कहानी सामने आई वो ये थी कि जहां पर ये घर था वहां पर सन 1090 से सन 1539 के बीच एक चर्च हुआ करता था। उस चर्च के पादरी को इंग्लैंड के किंग हेनरी 8 ने
8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के जुर्म में फांसी पर लटका दिया था। उस पादरी को फांसी ठीक इसी जगह पर दी गई थी। इतने सालों के बाद भी ऐसे कई सवाल बाकी हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। जैसे कि वो पादरी 1966 में ही सबके सामने क्यों आया? जिस आत्मा पर सब उपाय बेकार हो गए थे, वो क्या वाकई में सिर्फ लहसुन टांगने से भाग गया? और वो डायना को ही सबसे ज्यादा तंग क्यों करता था? और फिर कभी वो वापस क्यों नहीं आया? अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऐसी और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए आप मेरा चैनल एक्सप्लोरर विधु को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस स्टोरी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए और भी ऐसी कई सारी कहानियों के लिए हमारे साथ। तब तक के लिए राम राम सा। कभी कभी हमारी दुनिया में दूसरी दुनिया की कुछ ऐसी शक्तियां आ जाती है जिनके बारे में हमने शायद अपने बुरे से बुरे ख्वाब में सोचा नहीं होगा। कुछ ऐसी शक्तियां जो हमारे इस पूरे एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर देती है। कुछ ऐसी शक्तियां जो हमें अपनी सारी जिंदगी के लिए गए निर्णय और सिखाए गए नियमों पर से विश्वास उठवा देती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ये क्यों सोचता हूँ, क्यों मैं इन पे विश्वास करता हूँ। हमारे परिवार में कुछ है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी शक्ति या फिर शायद कोई ऐसा श्राप जो हमें कभी न कभी इन चीज़ों से अवगत ज़रूर कराता है। मुझे अपनी शक्ति या फिर श्राप के बारे में तब पता चला जब मैं छोटा बच्चा था। मेरे दादाजी कोरिया के वॉर में एक सिपाही की तौर पे लड़े थे। मैं बचपन में उन्हें हमेशा उसके बारे में और उनके सिपाही होने के बारे में पूछा करता था, पर वो तो इसके बारे में कभी बात ही नहीं करना चाहते थे। बल्कि ये कि उन्होंने मुझसे ये प्रॉमिस भी करवाई थी कि मैं कभी भी मिलिट्री ज्वाइन नहीं करूँगा। मैं उनकी यानी अपने दादाजी की बहुत इज्जत किया करता था और उनकी हर बात मानता, और ये हो भी क्यों ना। मेरे अपने पिता कहीं दूर ड्रग्स वगैरह लिया करते थे और मेरे बारे में वो कभी भी कुछ नहीं सोचते। ये तो मेरे दादाजी थे जिन्होंने मुझे बचपन से ही बड़ा किया। मेरे दादाजी शराब को हाथ तक नहीं लगाते। जब वो नेवी से वापस आए थे तो उन्हें इस समाज में घुलने मिलने में बहुत दिक्कत हुई थी और उस वक्त उन्हें शराब पीने की बुरी लत लग गई थी। एक रात एक कार एक्सीडेंट में वो लगभग मरते मरते बचे थे और इस घटना के बाद उन्होंने मेरी दादी को कसम दी थी कि वो कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। उस एक्सीडेंट की वजह से आज तक उनके पैर में एक चोट है और वो हमेशा लंगड़ा के चलते हैं। शायद ये लंगड़ाना उन्हें शराब पीने के नुकसान के बारे में हमेशा याद दिलाता रहता है और उन्हें शराब से दूर रखता है। मेरी माँ ने भी मुझे छोड़ दिया था, अपने पेरेंट्स के पास रख के खुद मेरे पिता की तरह ही एक ड्रग एडिक्ट थी। उन्हें भी सच कहूँ तो मेरी कोई परवाह नहीं थी, ना ही वो मेरे बारे में ज़्यादा कुछ पता करती और ना ही कभी मिलने तक आती थी। और इन सब के बीच मेरे दादा दादी ने ही मुझे बड़ा किया था। हमारे पास बहुत पैसे तो नहीं थे, मगर उन्होंने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी। और अगर मैं भी सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कोई डिमांडिंग या ज़िद्दी बच्चा कभी भी नहीं था। हमारे घर के बगल से एक मिट्टी की सड़क थी जो ऊपर एक छोटी सी टीले पे जाती। यहाँ से शहर का एक बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता था। मैं और मेरी दादी हफ्ते में एक बार इस हिल पे ज़रूर चढ़ते। हम जाते जाते यहाँ से कुछ कैंस वगैरह उठा लिया करते। लोग या रोमांस करने या फिर शराब पीने के लिए गाड़ी में आया करते थे और इन कैंस को गाड़ी से बाहर फेंक देते। मैं इन्हें इकट्ठा कर लिया करता था और इसे मैं अपनी दादी के साथ जाके भंगार वाले को बेच देता। इससे हमें थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे हर वीक। इन पैसों से मेरी दादी या तो मुझे एक सेकंड हैंड खिलौना दिला देती या फिर लाइब्रेरी ले जाती। लाइब्रेरी में मुझे किताबें मिलती थी और मुझे दादी ये कहानियाँ सोने के समय सुनाया करती। आज भी मुझे कहानियाँ पढ़ने का और बताने का बहुत शौक है। शायद मेरी पढ़ने की आदत यहीं से शुरू हुई थी। मेरे दादा
हमारे घर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर एक मिल में काम किया करते थे। मैं हर शाम उनके आने के समय बाहर इंतजार करता। दादा आते ही मुझे अपनी गोद में उठाकर जोर जोर से घुमाते। वो हर रोज कुछ कैंडीज मेरे लिए लाया करते और उनके इंतजार में मैं हमेशा गेट के बाहर वेट किया करता था। मेरे दादा बहुत टफ थे। उनकी हर बात मुझे बहुत पसंद थी। उनका मेरे साथ होना मुझे यह आश्वासन दिलाता था कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, ये कि मैं उनके साथ अगर हूं तो सुरक्षित और सेफ हूं। शाम को वापस आके वो अगर बहुत ज़्यादा थके हुए ना हो तो वो मेरे साथ घर के बैकयार्ड में खेलते। कभी आधे घंटे के लिए हाइक पे ले जाते, पास के तालाब में फिशिंग करने ले जाते और छोटी मोटी कुछ चीज़ें सिखाते। उनका ये सब करने का मकसद था कि मैं आने वाली ज़िंदगी के लिए हमेशा तैयार रहूं। एक बार फिशिंग करते हुए मैंने अपने दादा से पूछा उनके मिलिट्री के समय के बारे में। वो अपने सबसे खास दोस्त के बारे में बताते हैं जिसका नाम था जॉनी। वो एक बहुत ही मजाकिया और बहुत झूठी कहानियां बताने वाला बंदा था। मैंने सोचा मेरे दादाजी जो कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान है, उनकी दोस्ती एक ऐसे आदमी के साथ कैसे हो सकती है। ये दोनों तो बिल्कुल ही ऑपोजिट थे। मैंने जब अपने दादा से पूछा कि उस लड़ाई में हुआ क्या था, उनके चेहरे की सारी हंसी उड़ जाती है और वो मुझसे ये वचन लेते हैं कि मैं कभी भी नेवी ज्वाइन नहीं करूंगा। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं नेवी में जाऊं। मैंने उन्हें कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूं मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। मुझे कारण जानने की ज़रूरत नहीं थी, उनका मुझे इतना कहना ही काफ़ी था। उन्होंने कभी तो सामने नहीं मुझे इस बारे में कुछ कहा है, पर उनको इधर उधर बातें करते हुए मुझे उनके बारे में, उनके आर्मी के समय के बारे में कुछ बातें पता चली थी। शायद कभी कभी बड़े भूल जाते हैं कि बच्चे आसपास है और ये कि बच्चों के दिमाग में बचपन की बातें हमेशा कहीं ना कहीं दबी छुपी रहती है। उन्होंने कभी मुझे कुछ बताया तो नहीं था, पर जब वो हॉस्पिटल के बेड पे थे, उनको कैंसर हो चुका था, तब जाके उन्होंने मुझे ये कहानी बताई जो कि मैं आपसे बांटने वाला हूँ। उन्होंने मुझे बताया वो किस्सा जिसमें मुझे हिला के रख दिया। एक समय की बात थी और कोरिया का वॉर चल रहा था जिसमें मेरे दादाजी थे। वो और उनके दोस्त जॉनी और कई सारे लोग एक वॉरशिप से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। रात का समय था और उन्हें दिख रहा था कि आगे एक तूफान की तरफ उनकी शिप बढ़ रही है। अच्छी बात यह थी कि तूफान को आने में अभी भी थोड़ा समय था, तो उनके पास प्रिपेयर करने के लिए उन्हें अच्छा वक्त मिल गया था। उनके कैप्टन ने बताया कि अभी लगभग 45 मिनट के बाद ही ये तूफान उन्हें हिट करेगा। सभी लोग शिप को बचाने में और काम करने में लग गए, जो कि एक तूफान हिट होने से पहले करना पड़ता है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे दादाजी देखते हैं कि तूफान के करीब वो लोग आए जा रहे थे। जॉनी अपने मजाकिया अंदाज में सबको खुश रखने की कोशिश में जुटा हुआ था। जब लगभग 15 मिनट बाकी बचे थे तब कैप्टन अनाउंस करते हैं कि कुछ लोग, जिसमें जॉनी और दादाजी थे, वो डेक के पास कैप्टन के केबिन में आ जाए। उन्हें इस तूफान को नेविगेट करके निकालने के लिए कुछ लोगों की मदद लगेगी, पर इससे पहले वो सभी जल्दी से जल्दी कुछ थोड़ा खाने का सामान और पीने का पानी अपने पास रख ले। सभी ने यही किया और दादाजी सीधा ऊपर कैप्टन के केबिन में आ जाते हैं। सामने खुला समुंदर दिख रहा था और तूफान जो कि हर पल उनके तरफ बढ़े जा रहा था। सभी लोग इस तूफान को हिट करने के लिए तैयार थे। फिर कुछ देर बाद शिप तूफान में घुस जाती है। तूफान से गुजरते हुए शिप जा रही थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। शायद तूफान को यह शिप 20-25 मिनट में पार कर लेती, मगर तभी अचानक एकदम सन्नाटा हो जाता है। लहरें एकदम शांत हो गई, मगर आगे जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उन्हें। उन लोगों ने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो आसमान एकदम साफ था। सारे तारे एकदम साफ साफ दिखाई दे रहे थे। तभी आसमान से कुछ गरज की आवाज़ आती है। वो लोग ऊपर देखते हैं। वो देखते हैं कि आसमान से एक जीव, एक बहुत ही बड़ा जीव पानी की तरफ आ रहा है। वो लोग उसे देख के पहले तो विश्वास नहीं कर सके कि ये सच में है क्या कोई जीव इतना बड़ा हो सकता है।
पर वो सच था, एक सच्चाई जो मेरे दादाजी के साथ हमेशा रही। वो चीज खुद के पानी में आके गिर जाती है। कैप्टन ने तभी सभी को चेताया और कहा कि वो शिप के अंदर की तरफ चले जाए और कुछ भी हो अपने केबिन्स या कमरों से बाहर ना निकले। दादाजी ने कैप्टन के आंखों में देख लिया था कि वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और वो एक अनुभवी कप्तान थे। सब लोग अपने केबिन्स में चले जाते हैं, सिर्फ दादाजी और कुछ लोग कैप्टन के साथ वहां मौजूद थे। दादाजी के दोस्त जॉनी भी वापस अपने कैबिन में चले गए थे। कुछ देर में शिप को एक बहुत जोर का धक्का लगता है और ये धक्का ऐसा था जैसे कि पूरी शिप एक तरह से दूसरी तरफ हिल जाती है। कैप्टन का डेक शिप की सबसे ऊपरी हिस्से पे होता है और अगर फिजिक्स के नजरिए से सोचे तो अगर धक्का नीचे शिप पे लगा हो तो सबसे ज्यादा शेक ऊपर होगा। ऐसा धक्का शिप को लगातार लगने लगा और फिर कुछ देर में नीचे से गोलियों और चीखों की आवाज आती है। तूफान फिर से जोर पकड़ लेता है और अगले 20 मिनटों तक ये तूफान चलता रहा और नीचे के डेक से गोलियों वगैरह की आवाज आती रही। जब शिप तूफान से बाहर निकलती है तो ऊपर कैप्टन के डेक से सभी लोग नीचे देखने जाते हैं और तब उन्होंने जो देखा, मेरे दादाजी ने जो देखा, वो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। नीचे के डेस्क के सारे लोग वही दीवारों से चिपके गए थे और सब के सब उनके शरीर आधे थे। मतलब ऐसा था जैसे उनका आधा शरीर नहीं था और आधा वहां केबिन्स के दीवारों से चिपका हुआ था। ये सब देख के सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। नीचे के डेस्क में एक ही आदमी जिंदा नहीं था, कोई भी बच नहीं पाया था। तब दादाजी ने कैप्टन से पूछा कि ये है क्या चीज, ऐसा क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है जिसके लिए सभी इस तरह से मारे गए हैं। कैप्टन ने अगले 2 दिनों तक बात कुछ भी नहीं की और किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वो लोग एक पोर्ट में जाके रुकते हैं। ये लोग हिंदुस्तान के एक पोर्ट में आए थे और ये लोग जब वहां से उतरे तब जाके कैप्टन ने उन्हें बताया कि समुद्र में ऐसी बहुत से खतरनाक जीव रहते हैं जिसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। बाहर की दुनिया को इन खतरनाक जीवों के बारे में कुछ नहीं पता। ये भी शायद एक ऐसा कोई जीव था। कैप्टन बताते हैं कि उन्होंने खुद तो ऐसे कई जीव देखे हैं जिसने कि शिप का पीछा किया है, मगर कभी भी किसी की जान जाने का हादसा उनके साथ नहीं हुआ था। कैप्टन तुरंत हेडक्वार्टर्स में कॉल करके कहते हैं कि वो और उनकी टीम घर वापस आना चाहती है और हम सब वहां कुछ दिन रुक के वापस घर आ गए। ये किस्सा दादाजी के साथ आखिरी दम तक रहा है और वो इसीलिए हमेशा मुझे नेवी ज्वाइन करने से मना करते रहे। समुंदर की गहराइयों में ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। ये शैतान, ये सी मॉन्स्टर्स कुछ भी कर सकते हैं और इनकी शक्तियां क्या है हम कुछ भी नहीं बता सकते। तो अगली बार अगर आप समुंदर में हो तो थोड़ा बच के रहे, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा सी मॉन्स्टर्स आपके सामने आ जाए।